प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग बारी बारी से अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने रेशियो चैप्टर से इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन, ये पूरा का पूरा सीरीज़ जो है वो बहुत अच्छा लगेगा और आपके परीक्षा की तैयारी को एकदम से ये चार चांद लगाने में बहुत मददगार साबित होगा। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेशियो। ये आज का क्लास जो है वो रेशियो का फर्स्ट क्लास है, पहला चैप्टर है, पहला क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेशियो आखिर है क्या। रेशियो यानी कि अनुपात, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। अनुपात और समानुपात हम लोग रेशियो में दो अलग अलग, माफ़ करेंगे, सेम नेचर के दो अलग अलग संख्याओं को या दो से अधिक संख्याओं को तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम लोग अनुपात का यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जो अलग अलग संख्याएं जो होंगी उनका जो नेचर होगा वो सेम होगा। सेम कहने का मतलब हम एज का जो कंपैरिजन है, एज का रेशियो एज के साथ ही निकाल सकते हैं। किसी के हाइट का जो रेशियो है वो किसी दूसरे के हाइट से निकाल सकते हैं, है ना। किसी एक आदमी का वज़न का तुलना किसी दूसरे आदमी के एज के साथ कैसे किया जा सकता है। किसी एक आदमी के पास पैसे का तुलना किसी दूसरे आदमी के वजन से कैसे किया जा सकता है। तो दोनों का जो नेचर होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं हो सकती हैं, दो से ज़्यादा टर्म हो सकता है, लेकिन जो नेचर होगा वो सबका सेम होगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बनता है और वो ये है कि दोनों का नेचर सेम होने के साथ साथ उनका जो यूनिट है वो भी सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब कि आप 30 पैसे का रेशियो जो है वो 2 रुपए के साथ नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये पैसा है तो इसका भी पैसे में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ में ग्राम है और दूसरे तरफ में केजी है, तो इसका रेशियो निकाल पाना मुश्किल है, गलत हो जाएगा। ये हम लोगों को दोनों को एक यूनिट में करना जरूरी है। आप चाहे तो केजी को ग्राम में चेंज कर दीजिए या ग्राम को केजी में चेंज कर दीजिए। क्लियर है इतना। दो अलग अलग टर्म होगा लेकिन दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। क्लियर है। सेम यूनिट रख करके हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर, कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। चलिए एक बार और हल्का सा समझ ले कि अगर एक तरफ में 20 रुपए है और एक तरफ में 500 पैसा है तो इन दोनों का रेशियो निकालना गलत हो जाएगा। अगर हम ये 0 से 0 कैंसिल करके 2 से 25 बार में काट के बोलेंगे 1 रेशियो 25, तो ये गलत कैलकुलेशन है। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसको पैसे में कर देंगे या इसको रुपए में कर देंगे। ठीक है। इसी आधार पर एक सवाल हमारे पास है, आइए ये देखिए। आपसे बोला जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर का 2 मीटर से रेशियो ज्ञात करें। तो अभी हमने सीखा कि जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। ये 50 सेंटीमीटर है, ये रेशियो का सिंबल है, ये 2 मीटर है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसिल है, 50 से 100 कटेगा 2 बार में, ये 1 है और उधर में 2 दूना में 4। 1 रेशियो 4 जो है वो हमारा सवाल का सही जवाब होगा। सेम रेशियो रख करके, सेम यूनिट में रख करके आराम से बनाया जा सकता है। ये देखेंगे 3 दिन है और ये देखिए 18 घंटे हैं। ये 18 आवर्स का 3 दिन के साथ रेशियो कैसे पॉसिबल है। तो क्या करें सर, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। 3 दिन है, हमने इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चेंज हो गया आपका आवर में। ये भी घंटा में हो गया, ये भी घंटा में हो गया, है ना। अब ये जो दिन आप देख रहे हैं इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपका टोटल घंटा में हो गया, नो प्रॉब्लम। 18 से ऐसा करिए कि 3 से इसको काट दीजिए और 6 से इसको काट दीजिए 4 बार में, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 रेशियो 1।
ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको कि यूनिट सेम रख के बनाना है आपको। आइए इसी बेसिस पे आगे का सवाल करते हैं। सीजीएल प्री का पूछा हुआ सवाल है, भले ही थोड़ा पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हमने इस सवाल को उठाया हुआ है। एक ऑफिस जो है वो 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। 10 से 5 ऑफिस का समय है, तो 10 से 5 यानी टोटल हो गया कितना, 7 घंटा। बीच में देखिए लंच ब्रेक दिया जाता है 30 मिनट का, 30 मिनट का। आपसे पूछा जा रहा है कि लंच ब्रेक का और कार्यालय के टोटल अवधि का अनुपात रेशियो क्या होगा। फिर से जो पहले बोला जाता है उसको पहले रखा जाता है, तो भोजनावकाश यानी लंच ब्रेक कितने का है, तो 30 मिनट का है, ठीक है, 30 मिनट रेशियो सर। अब हमको चाहिए आगे टोटल कार्यालय की अवधि जो कि था टोटल 7 घंटा। फिर वहीं पे आके मामला फंस रहा है कि क्या ये मिनट को 7 घंटे से कैसे हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये मिनट है, ये घंटा है, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, टोटल मिनट में आ जाएगा, है ना। आप यहाँ से फिर ये जो देख रहे हैं इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, ये कैंसिल हो गया 2 बार में, 1 रेशियो 7 दूना में 14। ये हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे चीज़ को। इतने समय में हमने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि जब भी हम रेशियो निकालने का कोशिश करेंगे तो दोनों का जो यूनिट है, दोनों टर्म का, दोनों ऑब्जेक्ट का, या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, उसको सेम रखना है। अगर सेंटीमीटर में है तो सारा सेंटीमीटर में रहेगा, अगर रुपए में है तो सारा रुपए में रहेगा, अगर साल में है तो सारा का सारा साल में रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है रेशियो निकालने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें हल्का सा सीखना है कि रेशियो को हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं बड़ा या छोटा निकाल करके। अक्सर हमसे सवाल में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल करने से पहले हल्का सा हम आपको बात समझाना चाहेंगे। 2 रेशियो आप रख लीजिए, एक है 2/3 और एक आप रख ले तो 5/, चलिए 7 कर लेते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन सा बड़ा हो सकता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। 7 में 2 से गुना कर दीजिए 14 हो जाएगा, 3 में 5 से गुना कर दीजिए 15 हो जाएगा। जो बड़ा संख्या आता है उसके सामने का जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा और जो छोटी संख्या होगी वो छोटा फ्रैक्शन होगा। तो 14 और 15 में छोटा कौन है, 14, यानी कि ये स्मॉलेस्ट रेशियो हो जाएगा और ये जो है वो लार्जेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्रॉस करके आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर से 1/5 है, 2/3 है, 4/9 है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखिएगा 5 में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 3 में 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। आप हमको बताइए कि ये 3 और 10 में से कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, हमें तो स्मॉलेस्ट निकालना है। तो ये जो 2/3 आप देख रहे थे इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा। फिर अब हमारा कंपैरिजन होगा 1/5 और 4/9 में। जब हम क्रॉस करेंगे तो 9 एकम 9 है, इधर में 4 5 20 है। ये वाला जो फ्रैक्शन होगा 4/9 ये बड़ा हो जाएगा और 1/5 जो है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा फ्रैक्शन 1/5। एकदम सेम बेसिस पर हमें से ये पूछा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एकदम सेम बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका है तो वो है डिवाइड करने का, भाग दे करके भी आराम से रेशियो को कंपेयर किया जा सकता है। तो ठीक है, 2/3 है, 5/7 है, 3/4 है और 5/9 है। चलिए क्रॉस करके देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। देखिए ये है 15 और ये है 14, ठीक है। हमसे छोटा पूछा जा रहा है, छोटा कौन सा है, तो ये तो आंसर नहीं ना हो सकता, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो 15 हो गया, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कंपैरिजन करेंगे, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो फिर हमसे छोटा पूछा जा रहा है, हम फिर बड़ा वाला को इग्नोर करेंगे, फिर कंपेयर कर देंगे। लास्ट में 3 में 5 से गुना कर देंगे 15 और 9 में 2 से गुना कर देंगे तो 18। आप खुद कंपेयर करके बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 2/3 बड़ा है और 5/9 जो है वो सबसे छोटा है।
सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अगर हम ये क्रॉस प्रोडक्ट करके तिरछे तिरछे करके नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हमें भाग देना पड़ेगा, जो कि इस सवाल के लिए थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा जटिल हो जाएगा, टाइम लग जाएगा उसमें। आइए अगले सवाल को करते हैं। सेम है बिल्कुल, देखिए और प्रयास कीजिए। आइए, हमने आपको बताया कि हम भाग दे करके भी आराम से कंपेयर कर सकते हैं। हमें सारे रेशियो को अवरोही क्रम में लिखना है, आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्लियर? चलिए देखिए, 3:2 यानी रेशियो को ऐसे बट्टा में भी लिखा जाता है। 4:3 इसको हम ऐसे बट्टा में कर सकते हैं। 5/6 ये फ्रैक्शन में आ गया। 1:5 1/5। क्लियर? चलिए समझिएगा, 3 में जब आप 2 से भाग देंगे ना तो ये 1.5 है। 4 में 3 से जब आप भाग दीजिएगा तो ये 1.33 है। क्लियर? अब एक छोटा सा बेसिक सा डिवीजन है, आप कर सकते हैं, ये हमको याद था इसलिए हमने लिख दिया। 5 में 6 से भागा देंगे, देखिए याद नहीं है तो भागा देते हैं। 5 में यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 0.50 हो गया, 8 बार में जाएगा 48, बिल्कुल बच गया 2, फिर हो जाएगा 20, 3 बार में लगा सकते हैं तो ये हो गया देखिए 0.83। 1.1/5 का वैल्यू हो जाएगा 0.2। क्लियर है? तो हमसे पूछा जा रहा है अवरोही क्रम में। देखिए अवरोही क्रम में लिखने का मतलब हो गया कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, तभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। आप देखिए 1.5, उससे छोटा है 1.33, उससे छोटा है 0.83, उससे छोटा है 0.2, है ना? सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बड़ा छोटा छोटा छोटा, खुद तो सजा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी हम लोगों को करने का जरूरत नहीं था इसमें। ये जो भी सीक्वेंस में दिया हुआ है वो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर ही है। सबसे बड़ा हो जाएगा 3/2, फिर 4/3, 5:6, 1:5, ऑप्शन नंबर 4। भाग देकर के आप बहुत आराम से बोलते हैं, चुटकी में सवाल का जवाब तक पहुंच सकते हैं। आइए अगला सवाल है, देखिए सेम है, बस आरोही क्रम में आपको सजाना है। सीपीओ 2024 का पेपर है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में 3:4 है, ठीक है, 3:5 है, 2/11 है, 7/2 है। क्लियर? भाग दे दीजिए। 3 में 4 से भागा दीजिएगा 0.75, देख लीजिए। 3 में 5 से भागा दीजिएगा 0.6। 2 में 11 से भाग देंगे आप, 2 में 11 से भाग देंगे, यहाँ पे दे रहे हैं 2 में 11 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, पॉइंट आप डालेंगे, ठीक है, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, एक बार में लगेगा 11, बच गया कितना 9, 0, 11 से 8 बार में लग जाएगा 88, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 0.18। 7 में जब आप 2 से भाग देंगे, 7 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे सर 3.5 होता है, और क्या हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे छोटा 0.7, 0.6, 0.1, तो सबसे छोटा तो 0.1 ही ना होगा, 3.5 तो सबसे बड़ा होगा। सबसे पहले सबसे छोटा लिखाएगा, 2/11 सबसे पहले होगा, ठीक है। इससे बड़ा जो है वो 3:5 है, आप देख सकते हैं। इससे जो बड़ा है वो 3:4 है, वो यहाँ है, और जो सबसे बड़ा है वो 7:2 है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। डिवाइड करके आप चीज़ों को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखिए प्रोपोर्शन को लेकर के। प्रोपोर्शन क्या है कि जब भी दो रेशियो का दो तरह का, जो दोनों साइड का, माफ़ करेंगे, दोनों तरफ का अगर अनुपात बराबर होगा उसको हम लोग समानुपात बोलेंगे, प्रोपोर्शन में बोलेंगे। नहीं समझ में आया सर? फिर से, यदि दो संख्याएं A/B बराबर होगा C/D का, तो हम बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। जब भी दो शुरू वाले का रेशियो लास्ट वाले के 2 के बराबर होगा तो प्रोपोर्शन होगा। रेशियो का मतलब बटा हो गया, A/B बराबर है C/D। तो यहाँ से जब आप क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि A/D बराबर हो जाएगा B/C। ये बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है कि जब भी चार संख्याएं समानुपात में दी गई होती हैं, समानुपात में दी गई होती है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया, ठीक है, ये समानुपात में है। कैसे सर?
इन दोनों का अनुपात कितना होगा? 2:3, ठीक है। चलिए समानुपात का सिंबल है 8/12, 4 से जाएगा 2 बार में, 4 से जाएगा 3 बार में, 2/3, इधर भी 2/3, तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि चारों का चारों जो संख्या है वो समानुपात में है। कई बार तो सवाल यहीं से डायरेक्ट दे दिया जाता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो यहाँ से हम लोग छाट सकते हैं कि दोनों का जो रेशियो है लास्ट वाले के बराबर होगा, तो फिर वो है प्रोपोर्शन में। तो यहाँ से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब भी 4 संख्याएं प्रोपोर्शन में होंगी तो फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है 2 में जब आप 12 से गुना करेंगे वो बराबर होगा किसके? बीच वाले मिडिल टर्म का, यानी 3 में 8 से गुना करेंगे तो वो आपस में बराबर होगा। यही चीज़ें आपको यहाँ भी बताने की कोशिश की गई है। फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेकंड और थर्ड वाले के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या है कि ये जो समानुपात है ना वो 2 तरह का होता है। इसको आप एक अलग स्लाइड में समझेंगे। ये 2 तरह का होगा। एक हम लोग बोलते हैं समानुपाती, एक है समानुपाती और एक है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। इसी का दूसरा नाम कई बार हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ऐसा कुछ टर्म यूज़ करेगा और वो है अनुक्रमानुपाती। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, और ये हो गया आपका व्युत्क्रमानुपाती। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। चलिए समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ऐसा कहें कि 2 टर्म है, जैसे जैसे एक टर्म का वैल्यू घटता है वैसे वैसे दूसरे टर्म का भी वैल्यू घटता है, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों संख्याएं जो है वो समानुपात में है, यानी कि प्रोपोर्शन में है ना, समानुपाती विचरण जिसको बोलते हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ पेन्स की बात करें और उसके कॉस्ट की बात करें तो जैसे जैसे पेन का दाम घटेगा वैसे वैसे कीमत भी कम होगा। हाँ, जैसे जैसे हम ज़्यादा पेन खरीदेंगे वैसे वैसे उसका दाम भी बढ़ेगा। तो ये समानुपाती विचरण है, ये अनुक्रमानुपाती विचरण है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग अपने नॉलेज के ऊपर बात कर लें कि ठीक है सर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा मैथ्स जो है वो स्ट्रांग होगा, है ना, जितना ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये समानुपाती है। कम पढ़ेंगे कम मार्क्स आएगा, ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा मार्क्स आएगा। लेकिन कभी कभी क्या स्थिति आ जाती है ना कि एक वैल्यू बढ़ने से दूसरा वैल्यू घटता है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? एक वैल्यू बढ़ता हो तो दूसरा वैल्यू घटता हो? बिल्कुल पॉसिबल है। और वो ज़्यादा नहीं, 2-3 केस हैं। उसमें से एक है आपका चाल और समय का केस, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? तो क्या लिखेंगे? आदमी और भोजन का केस हम आपको समझाते हैं डिटेल में, ठीक है। एक रह गया आपका समय और काम का जो कंडीशन है, समझिएगा। चाल और समय, जैसे जैसे चाल बढ़ेगा वैसे वैसे समय क्या होगा? कम लगेगा। अगर हम अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दें तो हमारा समय कम लगेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है सर। क्या चाल बढ़ने से समय भी ज़्यादा लगेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे आदमी और भोजन का बात है, किसी स्थान पे बहुत सवाल पूछता है इन सारे कंडीशन से। किसी जगह पे मान लीजिए कि 20 आदमी हैं और उनके लिए 30 दिन का भोजन है, हाँ जी। अब मान लीजिए कि आदमी 20 से बढ़ के 50 हो गया, तो क्या भोजन भी ज़्यादा दिन चलेगा? जब आदमी का संख्या बढ़ा है तो भोजन का दिन जो है वो कम जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक उसी तरह से समय और काम ले लीजिए। जब आपके पास ज़्यादा समय है ना, ज़्यादा समय कहने का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास आदमी ज़्यादा है ना, आदमी ज़्यादा है और इधर पे आप समय कर लीजिए, चलिए ऐसा कुछ। यानी कि ज़्यादा आदमी के होने से एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, क्षमता ज़्यादा होगा, है ना। तो ज़्यादा आदमी होने से जो काम है वो कम समय में ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी आदमी का कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो काम को कम समय में कर सकता है। एंड इफ़ अ मैन हैज़ मोर एफिशिएंसी, है ना, तो वो कम समय में कर सकता है। अगर ज़्यादा
कम इफिशियंट है तो ज़्यादा समय में लगेगा, उसको बहुत टाइम लग जाएगा काम करने में। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ऊपर चाल समय का सवाल पूछेगा, आदमी भोजन वाला सवाल पूछेगा और क्षमता और समय वाला सवाल पूछेगा। ठीक है, चलिए सवाल रह गया कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन निकालते कैसे हैं। देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कि आपसे 2:3 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा गया है, वित क्रमानुपाती पूछा गया है, या कहीं कहीं पर इसको विलोम अनुपात भी लिखेगा। तो वैसी स्थिति में देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 2 संख्याएं दी रहेगी ना, आप दोनों को रिवर्स मार दीजिए बस। 2:3 का विलोम अनुपात हो जाएगा 3:2, कहानी खत्म, ज़्यादा क्या प्रेशर लेना। 4:5 का इन्वर्सली प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। अगर ये 2 से ज़्यादा रह गया, 2:3:4 ऐसा संख्या रह गया, तब क्या करेंगे, इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए ऐसे ढक करके आराम से गुना कर लेंगे। आप ढकेंगे गुना करेंगे। देखिए हमको शुरू वाला निकालना है तो हम शुरू वाला को ढक लेंगे, 3 में 4 से गुना कर देंगे 12, बीच वाला चाहिए हम बीच वाला ढक लेंगे, 2 में 4 से गुना कर देंगे 8, किनारे वाला चाहिए किनारे वाला ढक लेंगे, 3 में 2 से गुना कर देंगे हो जाएगा 6। आप कहेंगे कट रहा है तो काट लीजिए, 2 से 4 2 से 3, तो ये हमारा इन्वर्स रेशियो है। फिर से इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए आप ढक करके कवर करके निकालेंगे, और जब भी वो 2 संख्याएं दी रहेंगी आप दोनों को रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वो इन्वर्स रेशियो निकल जाएगा, है ना। बेसिक चीज़ें हैं ये, इस पे ज़्यादा हम लोग समय नहीं गवाएंगे। एक बार फाइनली फिर से देख लेंगे, 1:2:3 का अगर हमसे पूछा जा रहा हो इन्वर्स रेशियो, कवर कर लेंगे, 2 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा सर 6, बीच में ढक लेंगे, 3 में 1 से गुना कर देंगे 3, किनारे वाला ढक लेंगे, 2 में 1 से गुना कर देंगे 2, ये है आपका इन्वर्स रेशियो। इसका भी इसी स्लाइड में क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप बात को समझ गए होंगे, एक साथ साथ आगे बढ़ता है और एक घटता है, उल्टा जिसको बोलते हैं आप। क्लियर, चलिए आते हैं सवाल के ऊपर। देखिए ये हमारा सवाल है, ये पूछा गया है सीपीओ 2024 का कि यदि 4 संख्याएं अलग अलग ए बी सी और डी यदि समानुपात में हो तो हमें चेक करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। देखिए कौन सा गलत है। भले आपको लग रहा होगा कितना लैंग्वेज वाला सवाल है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए बी सी और ये डी, ये चारों के चारों समानुपात में है। क्लियर, हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, ठीक है जी, इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 6। कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा। ये दोनों का रेशियो, ये दोनों के रेशियो के बराबर है, तभी तो ये समानुपात में हुआ। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, पहला वाला ए सी बी डी, देखिएगा ए सी और बी डी, ये कट जाएगा 1:2, ये कट जाएगा 1:2, तो क्या ये दोनों चारों संख्याएं समानुपात में है? बिल्कुल है, आपसे नहीं वाला पूछा गया है। चलिए दूसरा ऑप्शन आप चेक करिए, दूसरा ऑप्शन डी सी बी ए, देखिएगा डी सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। देखिए 3:2 यहाँ भी है, 3:2 यहाँ भी है, यानी कि दूसरा वाला भी समानुपात में है। ठीक है, चलिए हटा रहे हैं इसको, आगे देखिएगा तीसरा ऑप्शन बी ए डी सी, बी ए डी, ये हो गया सी। ठीक है, 2 से कटेगा ये 3 बार में, 2 से कटेगा ये 2 बार में, 3:2, 3:2, तो ये सारा, ये भी समानुपात में है, ये भी समानुपात में है, ये भी समानुपात में है। जाहिर सा बात है कि ऑप्शन 4 होगा आपका। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को जांचना है हम लोग। सी डी बी ए, सी डी, ठीक है, बी 3, ए 2, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में। आप बताइए कि क्या 2/3 और क्या 3/2 ये दोनों बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, 2/3 3/2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर 4, ये सही नहीं है, ये गलत दिया हुआ है।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बस डिजिट मान करके आप आराम से चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये पूछा हुआ। आगे बढ़ते हैं, समानुपात के ऊपर और भी सवाल करेंगे आप लोग। देखिए साफ में दिया हुआ है कि ये दोनों जो है वो ये दोनों के समानुपात के बराबर है। अभी हमने आपको बताया कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो बाद वाले दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है, तो उसको समानुपात बोलते हैं। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये समानुपात का ही तो सिंबल है। तो शुरू वाले का जो बट्टा है बाद वाले के बट्टे के बराबर होगा। बस इतना सा सवाल है। 5 से 8 बार में जाएगा, ये 5 से 7 बार में जाएगा। क्रॉस कर लीजिए, 8x बराबर 5 7 35 के 5, हाथ में बचा 3, 21 और 3 24। और फिर ये जो 8 आप देख रहे हैं ये चला जाएगा यहाँ बट्टा में। x बराबर 245/8, ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसानी से सवाल को आप कर पाएंगे। समानुपात के ऊपर सारे क्वेश्चंस। ये देखिए MTS 2024 का पेपर है। √5 बटे में √42 है। देखिए √42 है। ये छोटा सा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि √2 में जब हम √3 से गुना करेंगे ना तो वो √6 हो जाता है। √9 में यदि हम √10 से गुना करेंगे तो वो √90 हो जाता है। तो उसी तरीके से मान लीजिए हमको 72 लिखना है, तो क्या हम इसको √8 और √9 नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर हम लिखेंगे √36 और √2 लिखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 8 × 9 भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे हम लोग। 42 को लिखेंगे √6 × √7। ठीक है। एक चीज़ और हम बताना भूल गए यहाँ पे, एक ही संख्या में यदि आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 में √2 से गुना करेंगे तो सीधा का सीधा संख्या आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर से √3 में जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा आपको 3 प्राप्त होगा। हाँ जी। चलिए तो अब आते हैं वापस से सवाल के ऊपर। ये बीच में बराबर हो जाएगा, उधर है √7 बटा में x। क्लियर है। चलिए क्रॉस करेंगे, √5 में x से गुना करेंगे, √5 × x। जब इधर से क्रॉस करिएगा तो √7 में √7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और √6 मल्टीप्लाई होकर के ये हो गया 7√6। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7√6 बटे में √5। x का वैल्यू आ जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन ही तो नहीं मैच कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे √5 से रेशनलाइज कर देंगे। ऊपर में आप देखिए, ऊपर में 7, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा √30 बटा में √5 गुना होकर के हो जाएगा 5। अब तो ऑप्शन मैच करेगा। 7√30 बटे में 5, हाँ ठीक है, ये यहाँ है, देख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। समानुपात हम बार बार कहेंगे, शुरू में दोनों वाले का जो क्या बोलेंगे आप बट्टा होगा वो लास्ट वाले के बट्टे के बराबर होगा। और एक चीज़ क्या कि फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो बीच वाले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये है देखिए, फर्स्ट में दोनों का रेशियो 39 बटा में 117 बराबर हो गया 17 बटे y। सिंपल सा सवाल है लेकिन पूछा हुआ आपके एग्जाम में। देखिए CGL के पेपर में पूछा गया इतना बेसिक सा सवाल। ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 17 में 3 से गुना कर दीजिए, आंसर हो गया आपका 51। तुरंत चलते बढ़िए टिक करके। ठीक है। चलिए और देखिए सवाल, ये दोनों का जो रेशियो है इधर वाले के रेशियो के बराबर है, तो हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। हमने आपको बताया अभी जस्ट कि फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है 2⁻³ गुना में x बराबर होगा बीच वाले दोनों के गुणनफल के। तो बीच में दो संख्याएं हैं, 8⁻5.06 इंटू हो जाएगा 8⁻−4.06। 2⁻3 यानी कि 8x, कुछ इस तरीके से 8 × x बराबर, इधर देखिए बेस बराबर है। आप देख रहे होंगे कि दोनों का आधार बराबर है और ये गुना में है, वैसी स्थिति में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। हाँ जी, कोई नया चीज़ थोड़ी बता रहे हैं हम आपको। 2⁻3 और 2⁻5, तो क्या हम इसको 2⁻8 नहीं लिख सकते हैं? दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं। ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है, जिसके कारण 5.06 में से 4.06 घटने के बाद क्या बचेगा? पावर 1 बचेगा। 8 पर पावर 1, ये 8 सेम चीज़ है, कैंसिल हो गया। x बराबर क्या बच गया आपका 1।
ठीक है, ये 2024 CHSL का पेपर है। बहुत आसानी से सवाल को आप कर सकते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए और समझिए। देखिए सब समानुपात के ऊपर सवाल है। आपसे बोला जा रहा है कि रवि के पास एक ऐसा रोड मैप है जो कि 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर शो करता है। फिर से मैप में जब 1.5 सेंटीमीटर शो करता है तो उसका रियल वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे सर 18 किलोमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर रवि सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है तो मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी? 1.5 मैप में है तो रियल में 18 है। ठीक है, रियल में यदि 72 किलोमीटर चला जाए तो मैप में कितना चला जाएगा? इस तरीके के सवाल को एकदम बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इधर में देखिए कितना से गुना किया गया है, तो आप कहेंगे सर 4 गुना हुआ है, 4 गुना। तो क्यों ना हम भी इधर 4 से गुना कर दें। रेशियो, प्रोपोर्शन, यही तो खेल है। उसी अनुपात में बढ़ेगी संख्याएं। 18 गुना 72 4, उसी तरह से 15 में 1.5 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए। 1.5 में 4 से गुना करेंगे तो ये भी बताने वाली बात है। आप कहेंगे सर एक अंक के बाद पॉइंट है, बटा में 10 डाल दीजिए। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 3 दूना में 6। बताइए इससे सिंपल क्या हो सकता है? बिल्कुल बच्चों वाला कैलकुलेशन हुआ है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए और बनाइए। देखिए MTS 2024 का पेपर है। मानचित्र को 1:250 के पैमाने पर दर्शाया गया है ना। ये मानचित्र का वैल्यू है। मानचित्र में डिस्टेंस है तो उसका रियल डिस्टेंस आप कितना एज्यूम करेंगे? 250। ये मैप है और ये रियल में डिस्टेंस है। मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी दी गई है 6.5। ठीक है, 6.5 का मतलब कितना हो गया? 13/2। इतना तो समझते होंगे आप। तो बोला जा रहा है कि उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। 1 का वैल्यू जब 250 है तो 13/2 का वैल्यू कितना होगा? जितना इधर से गुना करेंगे उतना से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13/2 से इधर गुना किया गया है, 13/2 से इधर गुना किया गया है, तो हम भी 13/2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, 125 में जब आप 13 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट देख लीजिए। 3 में 5 से गुना करिएगा तो 3 × 5 = 15। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कभी हम लोग यूनिट डिजिट लगा लेते हैं, कभी ऑप्शन से छाट लेते हैं। पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम क्यों करें? 3 में 5 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15। यूनिट डिजिट 5 है सर, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप गुना कर सकते हैं, आंसर तो आना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए GD 2025 में पूछा हुआ है सवाल, सारा का सारा समानुपात में। अभी हमने आपको बताया कि अनुक्रमानुपाती भी वर्ड कभी कभी यूज़ करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। बोला जा रहा है कि जो टीवी चैनल पे जो ऐड आता है, जो विज्ञापन आता है, उसका जो कॉस्ट है वो विज्ञापन के अवधि के अनुक्रमानुपाती है। जितने समय तक एडवर्टीजमेंट चलेगा उतना ही पैसा बनेगा। यदि 20 सेकंड के एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट 125 पर 000 हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25 सेकंड के एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट कितना होगा। ये हमारा सवाल है। बताइए बिल्कुल बच्चों जैसा क्या कर सकते हैं? 20 का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो 25 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? एक तरीका और सीख लीजिए यहाँ पे। ऐसा जब भी आपको कंडीशन दिखे, तो इसको कैसे लिखते हैं सो देख लीजिएगा। इसी सवाल में हम लिख रहे हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है कि ये बीच में ये जो बीच में दिख रहा है, ये बीच में ऐसे बराबर कर दिया जाता है। यहाँ पे बट्टा आ जाएगा, यहाँ पे बट्टा आ जाएगा। एक बार और आपसे बोला गया कि 3 का वैल्यू 42 है, तो आप हमको बताइए कि 12 का वैल्यू कितना होगा। तो एक चीज़ तो स्पष्ट दिख रहा है कि सर 4 गुना है, तो हम भी 4 से गुना कर देंगे। अभी लगातार 1-2 सवाल में गुना भी किए। और क्या कर सकते हैं? तो 3/12 बीच में यहाँ पे बराबर दे देंगे, उधर में हो जाएगा 42/x। एकदम आराम से चीज़ों को हम समझा रहे हैं आपको। आप लगातार बने रहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये हमारा तरीका हो गया। देखिए
अगर इसको डिवाइड करना हो तो हम क्या बोलते हैं कि जो 100 है ना, इसको आप ऐसे लिख दीजिए थोड़ा कुछ इस हिसाब से, और 20 से ये 100 काट लेते हैं 5 बार में। क्लियर? 25 पचे 125, हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा x बराबर 1250 गुना में 25 पचे 125। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर सीखने लायक है हमारे लिए, और वो ये है कि जब भी हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना हो जिसका इकाई अंक 5 हो, है ना सर, 125 इधर भी है 125 इधर भी है, क्या करते हैं 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। जो संख्या आप देख रहे हैं 12, उसमें एक बढ़ा करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 में 13 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 156। एक बार 85 इंटू 85, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 8 में एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 9, 8 में 9 से गुना कर देंगे 8 9 72। सेम चीज़ था, 125 है 125 है, 25 5 में 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, बाकी बच गया 12, 12 में एक बढ़ा दीजिए 13, 12 में 13 से गुना करके आप देख लीजिए 156 आएगा, बाकी एक जीरो था तो हम ऐड कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये सारा का सारा प्रोपोर्शन का ही सवाल है, तरीके भले अलग अलग हो सकते हैं। तो ये रह गया हमारा ऑप्शन, आप देख लीजिए 156 25, यस ये है हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आइए और भी सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जमा किया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि जो विद्युत उपकरण का जो खपत है ना बिजली का, वो वोल्टेज के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सारा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ऊपर सवाल कर रहे हैं आप। बिजली का खपत वोल्टेज के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यदि उपकरण 120 वोल्ट होने पर 150 वाट की खपत करता है, 120 वोल्ट है तो 150 वाट का खर्च होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 240 वोल्ट होने पर यह कितना खर्च करेगा, ठीक है। बस इस चीज़ पे गौर कीजिए कि स्क्वायर का बात किया जा रहा है, वर्ग का बात किया जा रहा है, तो स्क्वायर यहाँ भी रहेगा 2 बार और स्क्वायर यहाँ भी रहेगा 2 बार, ठीक है। आप ऐसा मत करिएगा यहाँ से यहाँ स्क्वायर दे करके यहाँ से यहाँ स्क्वायर दे के हम दोनों को काट देंगे तो वो गलत तरीका हो जाएगा, है ना। आपको स्क्वायर करना होगा, मतलब 2 बार लिखना होगा। 120 गुने 120 वर्ग हो गया, 240 गुना में 240। ये कंडीशन में इतना खर्च है बिजली का, तो इस कंडीशन में कितना खर्च होगा। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि यहाँ पर डबल किया गया है तो हम भी 150 का 300 कर देंगे, ये हमारा टोटली गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ये वर्ग दे करके सवाल को चेंज कर दिया, समझिए। तो यहाँ से ये काट लीजिए 2 बार में, यहाँ से काट लीजिए 2 बार में, और ये 2 दूना 4 उधर जाकर के गुना हो जाएगा। x बराबर 15 4 15 चौको कितना हो गया 60 पर 1 जीरो और डाल दीजिए 600 रुपया, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा 600 है, न कि 300। इस तरीके के सवाल जो है आप कर सकते हैं। सारा का सारा समानुपात के ऊपर था। और भी क्वेश्चन है, देखिए आपसे बोला जा रहा है कि x का वैल्यू जब 2 है तो ये चारों संख्याएं जो है वो समानुपात में है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7। x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 7 11, समानुपात में है तो हमने बटा में कर लिया। 6 दूना 12 और 9 21 बटा में y, है ना। ये दोनों संख्याएं और ये दोनों संख्याएं समानुपात में है, काम खत्म है सर। ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, y बराबर कितना हो गया 33। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। तो अगर कॉन्सेप्ट को आप जड़ से पकड़ते हैं तो सवाल करने में कुछ खास समय नहीं लगेगा नहीं। ये इन्वर्स रेशियो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। जब भी आपको ऐसा लगे कि एक टर्म का वैल्यू बढ़ने से दूसरे टर्म का वैल्यू डिक्रीज होता है, कम जाता है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इन्वर्स रेशियो का। और हमने 2-3 कंडीशन भी आपको बताया, जैसे कि चाल और समय के ऊपर, आदमी और भोजन के ऊपर, है ना, क्षमता और समय के ऊपर। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। पहले एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं हम लोग। आपसे बोला जा रहा है कि 2 एकम 2 और 1 3/2, उसके बाद 4/3, इसके वर्गों के व्युत्क्रम। पहले तो हमें वर्ग करना होगा, पहले तो हमें स्क्वायर करना होगा, ठीक है। वर्गों के व्युत्क्रम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9/4 और ये हो गया 16/9, ठीक है। इतना चलिए एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, जैसे जैसे सवाल अलग अलग आते रहेंगे अब आपको समझाते चलेंगे। जब भी ऐसा फ्रैक्शन आप में दिखे आपको रेशियो कभी भी बट्टा में नहीं होता है। 2/3 और 4/5 ऐसा कभी दिखे तो आप गुना कर दीजिए। 5 में 2 से गुना कर दीजिए और 4 में 3 से गुना कर दीजिए, बस ये हमारा कहानी खत्म है। फिर से
6/5 है, माफ़ करेंगे 6/5 है और रेशियो है 7/4 है। हम इधर से गुना कर देंगे 24, इधर क्रॉस कर देंगे 35, ये रेशियो है प्योर। तो सेम चीज़ है, पहले आप गुना कर लीजिए, ये हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर किया, ठीक है। स्क्वायर करके अभी बाटा में तो होता नहीं है सर रेशियो, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो पहले हम गुना करेंगे। तो 9 में 9 से गुना कर देंगे तो 81 हो जाएगा, 4 में 16 से गुना कर देंगे तो 64 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है ना कि व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। हमने आपको बताया कि व्युत्क्रम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को रिवर्स कर दीजिए, यानी फाइनल आंसर होगा हमारा 64/81। ये आंसर ना करेंगे, आप ये आंसर करेंगे, चूंकि हमें इन्वर्स में निकालना है। तो 64/81 आपका पहला वाला जो है वो सही जवाब होगा। चलिए ये देखिए, हमने आपको बताया ना, कार, चाल, समय, दूरी, बहुत सवाल आपसे पूछा जाएगा। चाल का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर लिख रहे हैं चाल का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:3:4। देखिए इसका स्पीड ज़्यादा है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कम समय लगेगा, ये इसका स्पीड सबसे कम है, इसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। तो जब भी आपसे समय का अनुपात पूछे, ये सब चीज़ें कन्फर्म रहिए, वो दूरी जो है वो समान ही देगा, डिस्टेंस बराबर ही रहेगा। तो समय का जो अनुपात है कैसे होगा, तो सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, यह हमें समझना है कि जो चाल है वो समय जो है चाल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको कवर कर लेंगे, 3 में 4 से गुना कर देंगे 12 हो जाएगा, बीच में ढक लेंगे, 4 में 5 से गुना कर देंगे 20 हो जाएगा, किनारे वाला ढक लेंगे, 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 12, 20, 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो है तीनों के समय का अनुपात। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, सेम चीज़ है बिल्कुल। हाँ, ABC के गति का अनुपात दे रखा है, समान दूरी तय करने में समय का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको एक तरह से होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, आप इसको देखिएगा, हाँ बनाइएगा, कमेंट करिएगा, बहुत बेसिक है, अभी जस्ट हमने आपको पीछे में बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यदि 60 मजदूर, ये सारा लगातार हम लोग इन्वर्स रेशियो पर बना रहे हैं, इसके पहले जो सवाल किए थे सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यदि किले में 60 मजदूर के लिए 40 दिनों का भोजन है, ठीक है, 60 मजदूर हैं तो 40 दिन का भोजन है। देखिए किले में 20 मजदूर और आ जाएंगे, तब 20 मजदूर आ जाएंगे तो 80 मजदूर हो गए ना सर। अब भोजन कितना दिन चलेगा, ये है इन्वर्स रेशियो। जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ेगा तो क्या ये दिनों की संख्या भी बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। ये भोजन जो 40 दिन चलना चाहिए था ना, वो 40 दिन से कम चलेगा सर। ये न तो ऑप्शन होगा न तो ये ऑप्शन होगा, 40 दिन से कम चलेगा क्योंकि 20 आदमी और आ गया है। अब हमें देखना है 20 और 30 में से कौन सा होगा। बनाते कैसे हैं, 60/80। जब भी सवाल इन्वर्स रेशियो का रहेगा तो जो एक्स वाला पार्ट है, जो अननोन पार्ट है, जो गायब है, उसको आप रिवर्स करेंगे, पलट देंगे। फिर से ये चीज़ समझना जरूरी है आपके लिए। हमने आपको बताया कि जब भी केस इन्वर्स रेशियो का लगे, एक बढ़ने से दूसरा घटेगा ऐसा लगे, तब हम क्या करेंगे, 60/80 बराबर हो जाएगा ये x/40। हम रिवर्स कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। जो अननोन पार्ट होगा ना उसको एक्सचेंज कर देते हैं, उसको पलट देते हैं। ठीक है, चलो ये हो जाएगा x/40। तो ये कैंसिल हो जाएगा कै बार में, 2 बार में। ये कैंसिल हो जाएगा 30 बार में। तो x बराबर क्या हो गया, 30। सिंपल, ये हमारा सही सवाल का जवाब हो गया। फिर 30 दिन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, किसी किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिनों का भोजन है। 150 आदमी है, 45 दिन का भोजन है। 10 दिनों के बाद, 10 दिन के बाद, बात को समझिएगा, 150 आदमी के लिए 45 दिन का भोजन है। 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तक ये सब जो 150 आदमी है उपवास थोड़ी करेगा, 10 दिन तक तो खाना खाया ही होगा। तो जो 45 दिन का दिया हुआ है वो 45 दिन का भोजन नहीं है, बल्कि 35 दिन का भोजन है। 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति किला छोड़ करके चले गए तो कितना आदमी बचेगा, 125 आदमी बचेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि जो भोजन है वो कितने दिनों तक चलेगा, पता नहीं सर, x मान लेंगे। अब जब आदमी घटा है तो भोजन ज़्यादा दिन तक चलेगा ना, 35 से ज़्यादा ही चलेगा। 150/125 बराबर हो जाएगा x/35। ठीक है, काटिए इसको,
25 से 6 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से 7 बार में जाएगा, 7 में 6 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 42। तो ये हमारा सही सवाल का जवाब हो गया 42 दिन। बस क्लियर है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बात। ये देखिए MTS 2024 का पूछा हुआ पेपर है। कैसे बनाएंगे? 200 विद्यार्थियों के लिए 30 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। क्लियर है। यदि पहले ही दिन 50 और व्यक्ति शामिल हो जाए, अगर 50 आदमी और आ जाएगा तो 250 आदमी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन कितना दिन चलेगा, बताइए। यह भी कोई सवाल रहा, MTS 2024 का है। बताइए 200 बटा में, इसी में क्या लिखना, हमने आपको बताया कि ये रिवर्स कर दिया जाता है, सॉरी, जो x वाला टर्म है वो पलट दिया जाता है। तो पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा 30। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे सर, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। हमने उसको चेंज कर दिया। अब बताइए जरा 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, ये हो गया आपका 24 दिन। जो अननोन पार्ट होगा उसको एक्सचेंज कर दीजिए, उसको पलट दीजिए। ये आपका सही आंसर है 24 दिन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, चूंकि आज रेशियो का फर्स्ट क्लास है ना, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, अब बेहतर ढंग से कर पाए, इसीलिए हमने बिल्कुल बेसिक सा सवाल उठाया हुआ है। अनुपात के कुछ और भी क्या बोल सकते हैं टाइप है। एक है मिक्स्ड रेशियो। क्लियर, मिक्स्ड रेशियो। देखिए मिक्स्ड रेशियो क्या है, जैसे ये दिया हुआ है 2:3, एक दिया हुआ है 4:5 और एक दिया हुआ है 2:1। आपसे पूछा जाएगा कि हमको इसका मिक्स्ड रेशियो बताइए। हम क्या करते हैं, पहला टर्म सब आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 गुना में 4 गुना में 2 एक जगह पे हो गया, बाकी बच गया दूसरा टर्म है 3, सेकंड टर्म है इसका 5, इसका 1 है, आपस में गुना कर दीजिए। इसका कितना हो गया 4 दूनी 8 गुना में 16 और वहाँ हो जाएगा 3 5 15। ये मिक्स्ड रेशियो निकालने का तरीका है। पहला टर्म जोड़ना नहीं है, गुना करना है ना। 3 में 5 से गुना कर देंगे, फिर 1 से गुना कर देंगे, सारा का सारा। ये मिक्स्ड रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिएगा एक सवाल है, रेशियो दिया गया है, इसके व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात आपसे पूछा गया है। आप क्या कर सकते हैं, x रेशियो y z है, ठीक है, y रेशियो z x है और z रेशियो x y है। तो 2 चीज़ें आपको करनी है, एक आपको पहले इन्वर्स निकालना है, फिर जा कर के मिक्स्ड रेशियो निकालना है। तो इन्वर्स करना लीजिए सर, अभी तो बताए 2 गो रहेगा तो एक्सचेंज कर देंगे। y z रेशियो x हो गया, इसका z x रेशियो y हो गया, इसका x y रेशियो z हो गया। फिर क्या चाहिए, मिश्र अनुपात। तो पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म गुना कर लीजिए। y z गुना में z x गुना में x y रेशियो हो जाएगा x गुने y गुने z होगा। चलिए काट लीजिए, y z कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल कर लीजिए। इधर में क्या बचा, x y z, उधर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया x y z रेशियो 1, ठीक है। देखिए इस तरीके से सवाल को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा। बेसिक में रेशियो का इतना ही है, इससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं परेशान नहीं करेगा। बाकी इस क्लास का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस ICS के नाम से है, उस पर उपलब्ध हो जाएगा। आप PDF को डाउनलोड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि कम बेसिक से आपका मजबूती स्ट्रांग मिलेगा, रेशियो जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, एग्ज़ाम आप सही से दे पाएंगे, सही कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी का दूसरे पार्ट में अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।